आज के इस लेक्चर में हम बेसिक मैथ्स का 2023 का सीबीएसई का एक पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ HCF ऑफ 360 एंड 64 इज़ 8 देन LCM इज़। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो HCF हमें क्योंकि यहाँ पे 8 दे रखा है, LCM पूछा है, दो नंबर्स में से एक नंबर दे रखा है 360 और एक गिवन है 64। इनको मल्टीप्लाई मत करो पहले। LCM इक्वल्स टू 360 इंटू 64। 8 क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। नाउ 8 64 को डिवाइड कर देगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया 360 इंटू 8। सो 2880, ये आ गया इसका LCM। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है कॉन का 7 सेंटीमीटर और CSA दे रखा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, πRL इज इक्वल्स टू 550। क्योंकि रेडियस मैंने कहा था जब भी 7 का मल्टीपल हो तो हम पाई का वैल्यू 22/7 की फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट एल का वैल्यू तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 7 से 7 कैंसिल। सो एल इक्वल्स टू 550। 22 मल्टीप्लाई में था, न्यूमरेटर में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। सो 50/2, इसका मतलब आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो 25, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, 4। 2 स्क्वायर दैट इज 4। अगर 2 डाइस को अगर थ्रो करते तब टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 स्क्वायर 36। डाइस को 3 बार थ्रो करते तब आउटकम्स कितने होते हैं, 6⁻3। ठीक है, तो एक बार टॉस करने पे जितने आउटकम्स होते हैं उसकी पावर में लगा दो जितनी बार उसको टॉस किया गया है। जैसे कि कॉइन को ही 3 बार टॉस करते तो टोटल आउटकम्स बनते 2⁻3। तो अभी टोटल आउटकम्स है हमारे पास में 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। तो ये आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम सैम्पल स्पेस की फॉर्म में लिखते हैं, HH, HT, TH और TT। हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हेड जो है वो 0 हो सकते हैं, हेड 1 हो सकता है, या फिर हेड जो है 2 हो सकता है। मैक्सिमम हेड्स की वैल्यू 2 हो सकती है। तो देखो इन दोनों में हेड की वैल्यू 1 है, इसमें हेड की वैल्यू 2 है, इसमें हेड की वैल्यू 0 है। तो मैक्सिमम 2 हेड्स में चारों के चारों आउटकम आ जाएंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/4 दैट इज़ 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1/4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट से इसका मतलब कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, b का वैल्यू स्मॉल b, c का वैल्यू है 1/4। क्योंकि इक्वल रूट से तो डिस्क्रिमिनेंट 0, so b square minus 4ac equals to 0. It means b square equals to 4ac. वैल्यूज पुट कर दो, b square means स्मॉल b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर आ गया 9। अब b स्क्वायर 9 है तो b का वैल्यू क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट, बट प्लस माइनस साथ में लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 10a इक्वल्स टू 2/5 और हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्योंकि हमारे पास में आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू 1। अगर इस कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेफ्ट साइड में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गया साइन स्क्वायर ए के। अगर इसी में अगर हम कॉस स्क्वायर ए को ना शिफ्ट करके
साइन स्क्वायर ए को राइट साइड में शिफ्ट करते तो बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और लेफ्ट साइड में रह जाता केवल कॉस स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा वापस से, टेन स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस टेन होता है स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मतलब हुआ टेन ए का होल स्क्वायर, टेन ए का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2/5, उसका होल स्क्वायर कर दो, सो 4/25, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीडियन एंड मॉड। मीडियन का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 25 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले मीडियन लिखा है तो पहले वाली वैल्यू मीडियन की वैल्यू, बाद में मोड लिखा है तो सेकेंड वैल्यू मोड का वैल्यू है, तो मोड का वैल्यू दे रखा है 21। हमें पूछा है मीन ऑफ द डाटा, तो फॉर्मूला था हमारे पास में मीन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो हमें मीन निकालना है तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड हो जाएगा। तो मीडियन का वैल्यू है 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड दैट इज़ 21, सो 25 3 जा 75 माइनस 21 2 जा 42, 33 आ जाएगा। सो ये होता है ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मॉड, है ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मॉड रहेगा, ये 21 माइनस होगा तो ये हमारे पास बचेगा ये 5, तो 2x बार इक्वल्स टू 54, हैंस x बार इक्वल्स टू 27, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्मूला ऐसे होता है मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो एक लाइन है y इक्वल्स टू x, एक लाइन है x इक्वल्स टू 4, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों का वो कॉमन पॉइंट है, तो ये x का वैल्यू 4 जो है इसके अंदर पुट कर दो। सो y इक्वल्स टू x की जगह 4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया 4, तो x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू 4, तो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा x, y 4, 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ साइन 90, ये तो क्वेश्चन डिलीट हो गया हमारा, अच्छा सॉरी ये तो है साइन 90 प्लस कॉस 60 डिवाइडेड बाई सेक 45 प्लस टेन 45। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 60 का वैल्यू, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2, सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल दैट इज √2, और टेन 45 होता है 1। सो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 इंटू √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में √2 प्लस 1 उसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। अब ये ऑप्शन तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे रेशनलाइज करना है इसको, तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सो न्यूमरेटर में रहेगा 3 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइड में 2, √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। सो 3 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1, सो 3 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टर्म्स आर इन द AP गिवन बिलो। तो AP दे रखा है 14, 19, 24 और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 119। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म अभी हमें गिवन है 119, फर्स्ट टर्म गिवन है 14 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करो
तो हम 19 में से 14 को माइनस कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा। सो डी का वैल्यू हो गया 5। तो हमें n तक पहुंचना है तो पहले 14 को लेफ़्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस इसके साथ n-1 इंटू 5। 119 में से 14 गया तो 105 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में ले आओ, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 105/5 इज इक्वल्स टू n-1। तो 105 को 5 से डिवाइड करो 21 आ जाएगा। n का वैल्यू निकालना है तो -1 लेफ्ट साइड में आएगा तो बनेगा +1। सो n इज इक्वल्स टू 22। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट किस फॉर्म में होगा, 0, y के फॉर्म में, क्योंकि जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस कट कर रहा होगा लाइन सेगमेंट को वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। उसके बाद हमें दे रखा है कि ये हमारा पॉइंट पी हो गया, हमें पॉइंट ए दे रखा है -6,2, पॉइंट बी गिवन है 2,-6। तो हमारे पास एक्स और वाई में से एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम एक्स का सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, m/n सपोज कर लेंगे, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n। एक्स का वैल्यू हमारे पास 0 है, बीच में जो पॉइंट पी है उसका, m इंटू x2 का वैल्यू है 2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -6 और डिवाइड में m+n। तो डिनोमिनेटर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा पूरा, तो राइट साइड में हमारे पास रहेगा 2m - 6n। तो नेगेटिव वाली टर्म को लेफ्ट साइड में भेजो, 6n इक्वल्स टू 2m, क्योंकि हमें m/n का वैल्यू चाहिए तो m यहीं रहेगा, m के नीचे डिवाइड में n, इधर में 6 और ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 6/2, दैट इज़ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। सो m/n का वैल्यू हमारा आ गया 3:1, ऑप्शन सी। तो कई बार तुम लोग यहाँ तक सही करते हो, लेकिन ये वाला वैल्यू लिखते टाइम m/n का वैल्यू 2/6 लिख दिए तो 1/3 आएगा, और वो भी तुम्हें ऑप्शन में दिखाई देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आसान है ट्रिग्नोमेट्री का। 9 sec² a माइनस 9 tan² a, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 9, फिर बचेगा sec² a माइनस tan² a। तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी है ऑलरेडी सेकंड वाला, 1 + tan² a इक्वल्स टू sec² a। इस प्लस tan² a को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, sec² a माइनस tan² a, और लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, इसका मतलब 9 × 1 दैट इज़ 9। So option A will be correct. Next question number 12. The string of a kite in air is 50 meter long and it makes an angle of 60 degree with horizontal. एक स्ट्रिंग है जो कि जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें 50 मीटर, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहे, 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से काइट का हाइट कितना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब बी के ऊपर एंगल ऊपर में 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से 60 आएगा। हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, 60 का अपोजिट साइड हमें पूछा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर पूछा गया है यहाँ पे। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन थीटा का, तो साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ ए बी, एंड एच इज़ गिवन 50 मीटर। सो 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज़ इक्वल्स टू ए बी। सो 250 को डिवाइड करेगा 25 टाइम्स, तो 25√3 इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 25√3 मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल अल्फ़ा। जब थीटा का वैल्यू तुम्हें अल्फ़ा दे रखा है, रेडियस का वैल्यू तुम्हें आर दे रखा है, और पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r²। तो
थीटा का वैल्यू अल्फ़ा रख दो, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है टू टेंजेंट्स पी क्यू और पी आर, दो टेंजेंट्स है तुम्हारे पास में। एंगल क्यू पी आर का वैल्यू भी दे दिया इसने 50 डिग्री। पूछा है एंगल क्यू टी आर का वैल्यू कितना होगा, ये जो टी पे एंगल बन रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो ये वाला एंगल 90 का क्यू पे, आर पे 90 का, तो ओ पे बनने वाला एंगल और पी पे बनने वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये हमारे पास थ्योरम भी था। इसका मतलब एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। क्यू ओ आर का तो वैल्यू हमें अभी चाहिए, और प्लस में इसका वैल्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री। तो ओ पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो हो गया 130 डिग्री। अब देखो एक आर्क है हमारे पास में आर क्यू, इस क्यू आर से सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है 130, और इसी सेम आर्क से एक एंगल बन रहा है हमारा सर्कल की बाउंड्री पे जो कि टी पे बन रहा है। तो ये 9th क्लास में एक थ्योरम था कि सेंटर पे बनने वाले एंगल का बाउंड्री पे बनने वाला एंगल हाफ होता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हें केवल सॉल्व करना है उसको। सो एंगल क्यू टी आर विल बी हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर। सो हाफ ऑफ 130 डिग्री दैट विल बी 65 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का है, फिर भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक में ज़्यादा फर्क नहीं आता है पेपर में, इसका ध्यान रखना। 15th में दे रखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, चार ऑप्शन में से एक करेक्ट देखना है हमें कौन सा है। तो यहाँ पे a1/a2 का अगर वैल्यू निकालें, a1 का मतलब x का कोफिशिएंट 1, सेकेंड लाइन में है 2, b1/b2, फर्स्ट लाइन में b1 का कोफिशिएंट 2, b2 का कोफिशिएंट है -4, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2। तो यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट तो हो ही गया, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गया, हमें c1 c2 की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो देखो 0.5 प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। 0.5 0 से 1 के बीच में ही है। 5% का मतलब 5/100 होता, दैट इज़ 0.05, इट इज़ अगेन बिटवीन 0 एंड 1। 1/0.5 नहीं होगा, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, 10/5 का वैल्यू 2 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी 2 हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन इन द फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। जब पूछा है पी ऑफ एक्स अगर लिखा है तो हमें देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। अगर मान लो यही वाला यहाँ पे तुम्हें पी ऑफ एक्स ना लिख के अगर यहाँ पे पी ऑफ वाई लिखा होता, और इस क्वेश्चन पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ वाई के लिए पूछा होता, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ वाई, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यह आता आंसर है। ठीक है, 1 पॉइंट, ओनली 1 विल बी द 0, तो तब ऑप्शन में आता वहाँ पे 1, अभी तो नहीं दे रखा है, तो इसका भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे चेंज करके भी दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस आर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो एक कॉन है, नीचे हेमिस्फेयर, ऊपर कॉन नीचे हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस सेम है बेस का आर। हाइट ऑफ द कॉन, तो कॉन के लिए हमें दे रखा है कि उसका हाइट जो है वो किसके इक्वल है, सेम एज द डायमीटर, हाइट ऑफ द कॉन इज सेम एज द डायमीटर, h इज इक्वल्स टू 2r।
देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो टोटल वॉल्यूम हमें पूछा है। वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2r, तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2/3 पाई आर, ये आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये ऐसे हो गया, एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, असर्शन रीजनिंग का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा पहले रीजन वाला देखा करो कि रीजन ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि रीजन जैसे ही फॉल्स हुआ इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी के अंदर, बाकी सब में रीजन तो ट्रू ही है। ठीक है, अगर फॉल्स का पता चल जाता है रीजन या असर्शन में से कुछ भी, अगर एक भी फॉल्स हो, असर्शन फॉल्स हो गया तो सीधा ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। तो फॉल्स हो जाने के केस में तो बड़ा आसान सा हो जाता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, तो देखो डाइस के ऊपर नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से अगर मैं पूछूं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं तो कौन से होंगे 2 3 और 5, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसका मतलब तुम्हें ये देखना होता है, डिवाइड में तो लिखते हैं टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल 6 नंबर्स थे तो 6, ऊपर में जिसका प्रोबेबिलिटी पूछते हैं 3 नंबर्स हैं प्राइम नंबर, तो ऊपर आ जाएगा 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये वाला तो गलत हो गया। असर्शन फॉल्स होते कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें सी वाला, फिर हमें रीजन को देखने की ज़रूरत है नहीं, रीजन वैसे ट्रू लिखा था तो सॉरी असर्शन फॉल्स है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पोलिनोमियल हैज़ 2 रियल जीरोज़, तो यहाँ पे दे रखा है हमें पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 16 आ गया। 16 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो रियल जीरोस तो होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है, इसका मतलब अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कोई भी पॉसिबल है। अब रीजन के लिए देखो, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स आर 0 एंड ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अगर कोई पोलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने हो तो 0 के इक्वल पुट करो, एक्स को कॉमन लो, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक बार एक्स को 0 रखा, एक बार एक्स प्लस ए को 0 रखा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें एक्स इक्वल टू माइनस ए, जबकि यहाँ दे रखा था प्लस ए, तो रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। सो इफ़ -3 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल हमें गिवन है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल टू -3, इसका 0 दे रखा है, इसका मतलब एक्स की जगह -3 जब पुट करोगे इस पोलिनोमियल में k इंटू -3 प्लस 1, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 0 मिलेगी, 0 का यही मीनिंग होता है। सो k-1 -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये प्लस के -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -3k प्लस 1, 9 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल में है 0, तो 9k के साथ में -3k रख लो और -9 प्लस 1, तो 9k -3k कितना बचेगा 6k, -9 प्लस 1 माइनस का 8, -8 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो +8 हो जाएगा, इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 8/6।
8/6 का मतलब 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आ गई 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A box contain 90 disc numbered from 1 to 90, तो 1 2 3 से लेके 88 89 90 ये नंबर्स लिखे हुए हैं किसी डिस्क के ऊपर, तो टोटल कितनी डिस्क होगी 90। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इट बी एस अ मल्टीपल ऑफ 15। अब मल्टीपल्स ऑफ 15 कितने हैं इसमें से वो तुम्हें देखना है। वैसे तो 10 ही होंगे, 15 की टेबल ही आ जाएगी तुम्हें, तो बढ़िया बात है। मल्टीपल्स ऑफ 15 में क्या क्या आएगा, 15 15 2 जा 30 45 60, सॉरी 6 नंबर्स ही होंगे, 60 75 और 90, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी हमें जिसका पूछा है मल्टीपल ऑफ 15, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी 90, इसमें से 15 के मल्टीपल्स कितने हैं, केवल 6 हैं, तो ये आ जाएगा 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हमें डायग्राम दे रखा है कुछ, इस टाइप का। हमें यहाँ पे वर्टेक्स के नोटेशन दे रखे हैं BECDA और हमें यहाँ पे बोला गया है DE इज पैरेलल टू AC एंड BE/EC इज इक्वल्स टू BC/CP बोला गया है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC हम कंसिडर करें, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो DE का वैल्यू हमें, DE किसके पैरेलल दे रखा है, BC के पैरेलल, एंड सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा या फिर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सो BD का रेशियो किसके साथ लेंगे, AD के साथ, एंड डिवाइड इक्वल्स टू BE का रेशियो किसके साथ आ जाएगा, इसी के साथ। लेकिन हमें गिवन है सिंस BE/EC इज इक्वल्स टू BC/CP, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का जो RHS है वही हमारा सेकंड इक्वेशन का LHS है, तो इसकी बाकी दोनों LHS RHS भी इक्वल होगी। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 BD/AD विल बी इक्वल्स टू BC/CP। तो देखो कौन सी लाइन के लिए कह रहा है, BD/AD, यह है BD के साथ में AD का रेशियो। नेक्स्ट है BC/CP, तो BC के साथ में CP का रेशियो। इसका मतलब कौन से ट्राइंगल की बात की जा रही है, ट्राइंगल APB के लिए, और जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब नेक्स्ट हो जाएगा। सो अब देखो ये रेशियो इक्वल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमें, क्योंकि DC के लिए पूछा हुआ है तो हम DC को ड्रॉ करेंगे पहले, तो D और C को आपस में ज्वाइन कर दो, अब हमें पता चलेगा BD का रेशियो AD के साथ और BC का रेशियो CP के साथ, एंड सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT DC इज पैरेलल टू AP। तो D और C हमें पहले से ज्वाइन कर ही रखा था क्वेश्चन में, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 540 और 630 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 540 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड 15 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा 5, अगेन 5 से डिवाइड होगा तो 1। 630 को भी करो सॉल्व, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब होगा 3 से डिवाइड, 2 से नहीं होगा,
3 1 जा 3 0 5, 1 को डिवाइड नहीं किया इसलिए 0 आएगा, फिर आएगा 3 5 जा 15। इस स्टेप पे तुम लोग बहुत गलती करते हो, इसको डायरेक्ट 15 लिख देते हो, फिर सारा गलत हो जाता। फिर से 3 से डिवाइड होगा 35, 5 से डिवाइड होगा 7, लास्ट में 7 से डिवाइड होके 1। तो 540 के अंदर देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, 3 क्यूब, इंटू में 5। 630 के अंदर 2 की पावर 1, 3 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, सो 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। क्योंकि हमें यहाँ पे HCF निकालना है, तो HCF के अंदर हम प्राइम नंबर की लिस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, जो कि दोनों में होती है इसलिए। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में लिस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। 3 का लिस्ट पावर कितना है, 2। 5 का लिस्ट पावर 1। 7 का लिस्ट पावर फर्स्ट वाले पार्ट में 0 है, क्योंकि वहाँ पर 7 था ही नहीं। तो इसका HCF बन जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 18 5 जा 90। ये तो इसका पार्ट ए था। इसमें और में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, और में दे रखा हो तो कोई एक करना होता है। 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर सिंस 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। तो इसमें लिखेंगे since 15 has not prime factors of 10, that is 2 and 5। 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ रहे, इसलिए वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। सो 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा लिखने की ज़रूरत थी, 2 मार्क्स आराम से आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू इक्वल होगी। उसके लिए हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। p का वैल्यू दे रखा है 6,-1, q गिवन है 1,3 एंड r गिवन है हमें x,8। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। तो पी क्यू में ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो x2 माइनस x1 करोगे, x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 6 होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 3 माइनस में y1 का वैल्यू -1, फिर उसका होल स्क्वायर रहेगा। तो इसका ध्यान रखना है। क्यू आर में r को सेकंड पॉइंट ले लो, q को फर्स्ट पॉइंट ले लो। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 6 आ जाएगा -5 होल स्क्वायर, प्लस ये बनेगा 3 माइनस इंटू माइनस +1 फिर होल स्क्वायर इक्वल में x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 डेट इज़ 5 उसका होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 + 1 बनेगा 4, 4 का स्क्वायर 16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को तो यहाँ पे कैंसिल मान लो, इसी स्टेप पे लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। नेक्स्ट x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25। देखो दोनों तरफ 25 है तो 25 को कैंसिल कर लो। तो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये हमें 16 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ गया। तो इसके फैक्टर्स बना लो, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। तो -5x प्लस 3x, तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 5, लास्ट 2 टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, फिर x माइनस 5 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में 3 बचेगा। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू 5। सेकेंड फैक्टर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो तो x इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 5 और -3। नेक्स्ट इसका पार्ट बी देखो। द वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो किसी ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स दे रखे हैं। एक वर्टेक्स दिया है -2,0, वर्टेक्स बी है 2,3 एंड वर्टेक्स सी इज़ 1,-3। पूछा इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलेन होगा। तो ये तो बड़ा आसान सा है, तुम्हें ट्राइंगल की साइड्स कैलकुलेट करनी है केवल।
तो पहला हम साइड ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पॉइंट बी को सपोज कर लो एक्स सेकेंड पॉइंट, और ए वाला हो गया हमारा अगर फर्स्ट पॉइंट, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट बी सी की वैल्यू निकाल लो, इसको सेकेंड पॉइंट ले लो सी को। सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 36, इसका मतलब बनेगा √37। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं हुआ, ये तो पहले ही पता चल गया। अब नेक्स्ट ए सी साइड बचा है, उससे डिसाइड होगा। तो ए को फर्स्ट पॉइंट, सी को सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर लो। सो x2 माइनस x1 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 9 का मतलब हो गया 18, 18 का मीनिंग 2 इंटू 9, सो 9 का स्क्वायर रूट बाहर 3√2। इसका मतलब तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू ए सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़, कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर। तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी और डी। पॉइंट ए दे रखा है -3,2, पॉइंट बी दे रखा है -5,-5, पॉइंट सी गिवन है 2, -3 एंड पॉइंट डी इज़ गिवन 4,4। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि जब भी डायग्राम बनाते हो तो वर्टेक्स को हमेशा कंटिन्यूस ऑर्डर में लिखना है, ए बी सी डी, ताकि तुम जब लिखोगे तभी फर्स्ट वर्टेक्स जैसे एक पोजिशन पर लिखा सेकंड यहाँ लिखोगे, फिर थर्ड, फिर यहाँ पे फोर्थ। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट वर्टेक्स जो लिया -3,2 यहाँ पे लिखा, -5,-5 यहाँ पे लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला आता भी हो तो भी। तो पहले तो हमें रोम्बस प्रूफ करना है, इसका मतलब रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना होगा, ए बी का वैल्यू निकालोगे, बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू एंड देन ए डी का वैल्यू निकालोगे। ठीक है। जैसे मैं एक ए बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए बी का वैल्यू हमारा बनेगा यहाँ पे x2 माइनस x1 करोगे तो -2 आएगा, उसका होल स्क्वायर 4, y2 माइनस y1 करोगे तो -7, 7 का स्क्वायर 49, तो √53 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज √50 आनी चाहिए, तो रोम्बस हो जाएगा। अब स्क्वायर है कि नहीं उसके लिए हमें डायगोनल्स चेक करने होते हैं, तो ए सी और बी डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए सी का वैल्यू निकालते हैं, x2 माइनस x1 2 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। सो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 -2 ये भी -5, इसका होल स्क्वायर भी 25। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो 5√2। ऐसे ही बी डी का वैल्यू निकालो, तो x2 माइनस x1 -5 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो -5 -4 हो गया -9, ये भी -9, तो ये नहीं आने वाला है। 9 9 जो हो गया 81 प्लस 81, तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 81, सो 9√2। तो दोनों इक्वल नहीं आए, सिंस ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डी, सो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है। तो डायगोनल्स हमें वहाँ पे कैलकुलेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 27 सेकेंड चैप्टर का है, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है उस चैप्टर से। पी ऑफ x इक्वल टू 2x² -7x -15।
तो वेरीफाई करना है तुम्हें रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज़। तो पहले इसके जीरोज़ फाइंड कर लो। 15 2 जा 30 होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो 2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, तो 2 कॉमन आ गया। अच्छा x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आया तो x माइनस 5 रहा यहाँ से, इसमें से 3 कॉमन आया तो x माइनस 5, x माइनस 5 फैक्टर फिर से कॉमन आ गया 2x प्लस 3, जीरो के इक्वल रखेंगे तभी हमें जीरोज़ मिलने वाले हैं। सो पहले एक फैक्टर को जीरो रखा तो x का वैल्यू मिला 5, सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखा तो 2x का वैल्यू मिलेगा प्लस 3, राइट साइड में गया -3, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। तो 2 जीरोज आ गए तुम्हारे पास में, अल्फ़ा का वैल्यू है 5, बीटा का वैल्यू है -3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, 5 प्लस -3/2, एलसीएम लेना होगा। 5 -3/2, पहले साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस, एलसीएम लोगे 1 और 2 का एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 2 जा 10, 1 को 3 से करोगे 3, तो कितना आ जाएगा 7/2। इसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -3/2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस रहेगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा हमें किसके इक्वल आना होता है, -b/a के। तो जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसके अंदर a का वैल्यू है हमारा 2 x² का कोफिशिएंट, b का वैल्यू है -7 और c का वैल्यू है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दैट इज़ -15। तो -b/a की वैल्यू रखनी है तो b का वैल्यू है -7, a का वैल्यू है 2 दैट इज़ 7/2। तो यहाँ पे अब लिखोगे सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ऐसे इधर तुम्हें c/a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, c का वैल्यू है -15, a का वैल्यू 2, सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, इस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। तुम लोग स्टार्ट करते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, उनकी वैल्यू इक्वल रखते जाते हो, तो ये तरीका गलत है लिखने का। आता है लेकिन सही से लिखना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ट्रिग्नोमेट्री का है। पहले में हमें प्रूफ करना है पार्ट ए में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को तो पूरा सॉल्व किया भाई है, कॉस की फॉर्म में है ही। मैंने कहा था जब भी दिक्कत हो तो हमेशा साइन कॉस में सबको चेंज कर दो। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा को पहले चेंज किया साइन में, तो 1/sin, माइनस कोट को चेंज करोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग होल स्क्वायर लगा दो, साइन थीटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा तो चाहिए ही ऑलरेडी, तो केवल डिनोमिनेटर को चेंज करते जाएंगे यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ताकि अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हो डिनोमिनेटर में। तो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखो एक पावर 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, सो 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, तो ये एलएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और में जो सेकंड पार्ट दे रखा है पार्ट बी, इसमें हमें प्रूफ करना है 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin टू द पावर 4a। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए।
तो पहले जैसे मैंने कहा था साइन कॉस में चेंज कर दो इसको, तो टेन स्क्वायर ए का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये डिनोमिनेटर में है पूरा पार्ट। ऐसे इधर में कोट स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट वन प्लस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऐसे ये बन जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो दोनों ब्रैकेट में। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए को वन से करोगे साइन स्क्वायर ए, वन इधर होगा कॉस स्क्वायर ए से तो कॉस स्क्वायर ए। सेकेंड ब्रैकेट में भी सिमिलर कॉस स्क्वायर ए वन के साथ, वन साइन स्क्वायर ए के साथ में, और डिवाइड में रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, तो वन इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, साइन कॉस में चेंज हो गया। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर फोर ए। तो इसको ऐसे देखो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर लिखा है, दोनों में से कॉमन क्या मिलता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट टर्म में फिर क्या बचता है वन, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में वन, सेकेंड टर्म में साइन स्क्वायर ए, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए और वन माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा एलएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में इनटू हो जाएंगे, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, यह मैं नहीं सॉल्व कर रहा, बड़ा इजी है क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारे पास में ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी प्रूफ करना होता है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं कि जैसे पॉइंट डी से जो टेंजेंट बन रही है इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस। डी से जो टेंजेंट्स बन रही है डी पी इक्वल्स टू डी एस हो जाता है, फिर सी से जो टेंजेंट बन रही है वो भी आपस में इक्वल होगी, सी पी इक्वल्स टू सी क्यू। बी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो बी आर इक्वल्स टू बी क्यू, और फिर पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रही है उनकी भी लेंथ आपस में इक्वल होगी, सो ए आर इक्वल्स टू ए एस। ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे साइड में हमें रीजन लिखना होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसके बाद चारों इक्वेशंस को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डी पी प्लस सी पी प्लस में बी आर प्लस ए आर। लेफ्ट साइड सबकी आपस में प्लस हो जाएगी, राइट साइड में डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। तो डी पी और सी पी मिल बनेगा सी डी, बी आर प्लस ए आर मिल बनेगा ए बी, सी क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा बी सी, और डी एस और ए एस प्लस होके बनेगा ए डी। तो सबसे छोटा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो अच्छी बात है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो पार्ट बी वाला भी जब करोगे तो तुम्हें इतना पार्ट तो पहले प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तुम कहोगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी आपस में। ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होगा ए डी के। तो इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, सी डी की जगह पे ए बी लिखो, सो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी की जगह बी सी लिखो, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ए बी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बी सी के इक्वल। तो ए बी पहले ए बी अभी बी सी के इक्वल आ गया। ए बी पहले हमें दे रखा था किसके इक्वल था सी डी के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल दिया था ए डी के इक्वल। जब चारों साइड इक्वल हो गई तो हम क्या लिख देंगे, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। स्क्वायर क्यों नहीं बोल रही, एक क्वेश्चन था जिसमें हमें था कि डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 2 concentric सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर शोन
रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 2 and 5, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया समझ में आ रहा है कि पहले सेकंड सेक्टर का हम एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन will be equals to area of sector, area of larger sector minus area of smaller circle, smaller sector। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई। अब आज सेकेंड वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल आर लिख लो या तो, और जो छोटा वाला है उसकी रेडियस को हम लिख लेंगे स्मॉल आर स्क्वायर से। थीटा का वैल्यू तो हमें 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेने से ही अच्छा है। सो पहले या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में देखो क्या कॉमन है, थीटा बाई 360 और पाई कॉमन है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, थीटा का वैल्यू 60, 360 डिवाइड में इंटू में पाई का वैल्यू 3.14, कैपिटल आर मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, छोटे वाले का 2 है 2 का स्क्वायर। इसको 22/7 लेने से शायद जल्दी हो जाएगा। देखो 60 का 36 को कटेगा 1/6 टाइम, 5 से 25, 25 में से 4 जा रहा है, ये 21 बन जाएगा। तो देखो रेडियस नहीं था 7 का मल्टीपल, लेकिन इनके स्क्वायर को माइनस करने पे 7 का मल्टीपल बन गया, तो अब ये आसानी से 3 टाइम्स इसको कट कर देगा। सो अभी हमें मिल गया 1/6 इंटू 22 इंटू 3, 6 को काटेगा 2 टाइम्स, 22 को काटेगा 11 टाइम्स, सो 11 यूनिट देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है हमें इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 भी फर्स्ट चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। 10 + 2√3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट। तो ये तो हमें दे रखा है √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये नहीं प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तुम चालू हो जाओ √3 = a/b वगैरह, वो गलत है, फिर कुछ नहीं मिलना उसमें। नेक्स्ट सपोज करेंगे लेट 10 + 2√3 इज रेशनल है, तो 10 + 2√3 = a/b, where a and b are integers, b not equals to 0 and a and b are co-prime. So 2√3 = a/b -10 कर दूँ, ठीक है। इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके, तो a - 10b बन जाएगा, इक्वल में रह गया 2√3। हमें √3 तक लास्ट स्टेप में जाना होता है, सो 2 डिवाइड में चला जाएगा, a - 10b अपॉन 2b। अब ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे इरेशनल और इस तरफ एरो करके यहाँ पे नीचे लिख दो रेशनल, फिर लिख दो विच इक्वलिटी इज़ नॉट विच, या फिर सच इक्वलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, एंड सो 10 + 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब वो अगर सपोजिशन और रॉन्ग वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे, पता है तुम्हें वो अच्छी बात है, पर फिलहाल एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा भी फाइनल टारगेट होना कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में तुम्हें फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स। तो जैसे हमें दे रखा है 0 से 5 क्लास दे रखी है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, लास्ट 25 to 30। मीडियन मीन के लिए यहाँ पे हमें मिड वैल्यू तो निकालना ही होगा। सो 0 और 5 का मिड वैल्यू आएगा 2.5, फिर सभी में 5 प्लस करते जाओ, 12.5, 17.5, 22.5 और
27.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में दे रखी है 4, 11, 13, 15, 31 एंड 26। मीडियन के लिए तुम्हें सी एफ का वैल्यू निकालना होता है, तो 4, 11 + 4 15, 28, 43 और ये आ जाएगा 100। तो लास्ट वाला वैल्यू किसका वैल्यू होता है? एन का वैल्यू होता है। तो अगर मीडियन निकालना है तो n = 100, n/2 का वैल्यू आ जाएगा 50। तो 50 से जस्ट बड़ा सी एफ का वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? 74। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा मीडियन क्लास में आएगा। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे मीडियन क्लास बनने वाला है 20 to 25. So L is equals to 20, H is equals to 5, length of the interval, frequency of the class that is 31, and C is the value of the CF which is just of the previous class, that is 43, previous class of the median class. अब मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, L plus n/2 minus C divided by F into H. So L का वैल्यू हो जाएगा 20 + n/2 दैट इज़ 50 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 31 इंटू H इज़ 5। सो 20 + 50 माइनस 43 7 अपॉन 31 इंटू 5। सो 20 + 7 5 जा 35 अपॉन 31 डिवाइड करोगे 31 जा 31, 4 बच गए, फिर 7.1 ही आएगा। सो 21.1 समथिंग। तो ये तो हो गया तुम्हारा मीडियन। इसके बाद क्योंकि मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम्हें क्योंकि कुछ कहा हुआ नहीं है तो सबसे इजी तुम लोगों को वही लगता है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, सम करो और फिर मीन का वैल्यू आ जाएगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। जहाँ तक मुझे लगता है बेसिक मैथ्स में डायरेक्ट समीशन एफ एक्स वाले अपॉन समीशन एफ वाले मेथड से ही आंसर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम नहीं करना चाह रहे हो स्टेप डेविएशन मेथड तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी उसका यूज कर सकते हो तो जल्दी भी आएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टाइम्स ऑफ एन ए पी इज़ 100। एस 8 का वैल्यू कितना दे दिया? 100। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टाइम्स इज़ 551। एस 19 का वैल्यू दिया है 551। एस 8 का मतलब देखो फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। यहाँ पर भी n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 551। n की वैल्यू कितनी रखोगे फर्स्ट पार्ट में? 8 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 8-1 हो जाएगा 70 इक्वल में 100। यहाँ पे 19 रखोगे, 19/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 18d विच इज़ इक्वल्स टू 551। ये 8 को 2 डिवाइड करेगा, सॉरी 4 आ जाएगा, तो 2a + 7d इज इक्वल्स टू 100। 4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 100/4, तो 2a + 7d का वैल्यू कितना बन जाएगा? 25। दूसरी तरफ 19 को क्योंकि 2 तो डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन ब्रैकेट में से 2 को अगर कॉमन निकालो तो a + 9d बचेगा इक्वल में 551। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 19 इंटू a + 9d इज इक्वल्स टू 551। तो यहाँ से a + 9d का वैल्यू बनाना है तो 19 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 29 आ जाएगा। 19 का टेबल आना चाहिए इसके लिए, इसीलिए कहते हैं कि टेबल याद करो। तो देखो एक इक्वेशन है a + 9d इक्वल्स टू 29, एक इक्वेशन है हमारे पास में 2a + 7d इक्वल्स टू 25। तो सेकंड वाली इक्वेशन को ये फर्स्ट, ये 2, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, इक्वेशन 2 इंटू 2, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 9 2 जा 18d, 29 का डबल हो जाएगा 58। आपस में माइनस कर दो क्योंकि a का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो गया, तो 7d - 18d बनेगा माइनस का 11d, और 25 - 58
कितना आ जाएगा, माइनस का 33। सो डी विल बी इक्वल्स टू -33 अपॉन -11, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू आ गया 3। अब इक्वेशन 2 में अगर देखोगे, सिंस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 29, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। 9 इंटू डी की वैल्यू 3 रखा, तो 9 3 जा 27। नेक्स्ट हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 27 दूसरी तरफ गया, 29 माइनस 27 विच विल बी 2। सो a इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 3। पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो एस n का फॉर्मूला चाहिए इसको, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ट्वाइस ऑफ a की जगह पे 2 प्लस n-1 डी के प्लेस पे 3। सो n/2 इंटू 2 2 जा 4, 3n माइनस 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। सो n/2 4 माइनस 3 हो गया 1 प्लस में 3n, तो ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इसके और पार्ट में हमें दे रखा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन ए पी एस पी इट्स सेम एज सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू, शो दैट द सम ऑफ इस फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे एस ऑफ p प्लस q का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो पहले इसको होगा सिंप्लीफाई करो, तो एस पी का मतलब हो गया n/2, तो p/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम a लिया है, कॉमन डिफरेंस d लिया, फॉर्मूला उसका n/2 वगैरह वो होता, वो लिखना चाहिए वैसे, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो फिर डायरेक्ट यूज करो, मार्क्स तो नहीं काटते हैं इन चीज़ों के, अगर नहीं भी लिखते हो तो। पर अगर टाइम है तो फिर अच्छे से भी लिखना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास में, p मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ट्वाइस ऑफ a p प्लस p स्क्वायर, देखो p होगा p माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर माइनस p, ऐसे यहाँ बनेगा 2aq, फिर q मल्टीप्लाई होगा q माइनस 1 से, तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। p की टर्म्स को एक तरफ ले लो, 2ap माइनस 2aq, ऐसी बाकी दोनों टर्म्स को राइट साइड में रखो, तो ये वाला टर्म राइट में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से 2a कॉमन आ गया तो बचा p माइनस q, इनमें से देखो d कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचा, q स्क्वायर माइनस q ब्रैकेट में, फिर ये माइनस का साइन, उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस p, इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इस p स्क्वायर बनेगा माइनस p स्क्वायर, इस माइनस को बना देगा प्लस p। ठीक है, तो यहाँ पे q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को एक साथ लिखो, और ये वाला माइनस q प्लस p इन दोनों को एक साथ लिखो। इसमें कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों में -1 कॉमन आ गया तो q माइनस पी बच गया। तो अब ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, q माइनस पी, तो फर्स्ट टर्म में से q प्लस पी बचा, सेकेंड टर्म में से -1 बच गया। इधर हमारा लेफ्ट साइड में चल रहा है 2a इंटू पी माइनस क्यू, तो q माइनस पी को लेफ़्ट साइड में ले आओ, तो लेफ़्ट साइड में कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा q माइनस पी इक्वल में d मल्टीप्लाइड बाई q प्लस p माइनस 1, तो 2a p माइनस q माइनस p में से माइनस कॉमन लिया तो ये भी p माइनस q हो जाएगा, ये p माइनस क्यू कैंसिल, सो 2a अपॉन -1 इज इक्वल्स टू d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। इसका मतलब 2a का वैल्यू क्या हो गया, -3 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1।
इसका यूज जब हम एस ऑफ पी प्लस क्यू निकालने के लिए करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी प्लस क्यू बाई टू प्राइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन होता है, एन की जगह पे पी प्लस क्यू आ जाएगा माइनस वन इंटू डी। सो पी प्लस क्यू बाई टू, इस माइनस को यहाँ पे ना लगा के, माइनस डिवाइड में है तो माइनस को न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते थे इस टाइप से भी। तो देखो अभी पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू हमारा पहले कितना आया था, माइनस टू ए के इक्वल आया था, तो इसकी जगह माइनस टू ए रख दो, टू ए माइनस टू ए जीरो बन गया, तो सारा का सारा पार्ट जीरो से इंटू होके जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, तो ये 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग है हमारी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे बन रहा है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप मतलब यहाँ से एंगल बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, इसके लिए ऑफ अ टावर लिखा है, टावर के साथ, द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, तो फिर एक टावर का टॉप है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, टॉप के साथ एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री, बॉटम के साथ में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसका मतलब हमारे लिए ये सी ओ डी हो गया इसका टावर का हाइट, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे यहाँ पे, इसका हमें रिक्वायरमेंट होगा ही, इसको कुछ नाम ई दे देते हैं। ए से बी तक की लेंथ थी 60 मीटर। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से सी के ऊपर एंगल बनेगा, यहाँ पे होगा 60 का, सॉरी यहाँ पे 60 का एंगल, और डी पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से। अब इन 60 और 30 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास में दो ट्रायंगल भी आ गए जिनमें एंगल गिवन हो गया। अब नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो लार्जर ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर कर लो, ट्रायंगल ए बी सी से 1060 की वैल्यू निकालो। 1060 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, 1060 होता है √3, परपेंडिकुलर हमें 60 मीटर दे रखा है और बेस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल्स टू 60/√3 आ जाएगा। अब 60/√3 में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3, 60 को 3 से डिवाइड किया 20 √3, अब √3 का वैल्यू लिख दो 1.732, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 + 3, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 3 डिजिट के बाद में, तो 34.640 मीटर। ये तो क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे लिख देना कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, जो कि किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल, दैट इज 34.640 मीटर। अब बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी इक्वल्स टू ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बी सी इक्वल्स टू ई डी, ठीक है। पैरेललोग्राम, सिंस बी सी डी ई, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये रीजन लिख दिया, ठीक है। अब हम ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ई डी। इसके अंदर 1060 का 1030 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सॉरी 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका ए ई, बेस में आ जाएगा ई डी, तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, ए ई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ई डी का वैल्यू हमारा आ ही रखा था पहले से, मेरे ख्याल से उसको ई डी का वैल्यू जो हमारा बी सी का वैल्यू आया था उस फॉर्म में रख लेते हैं, बी सी का जो वैल्यू 60/√3 मिला था उस फॉर्म में रहने तो उसको 60/√3, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 60/√3 और इसके डिवाइड में ये √3 है, तो √3 और √3 आपस में इंटू होंगे ये, तो √3 इंटू √3, तो तुम्हें यहाँ पे √3 का वैल्यू वापस से रखना नहीं पड़ेगा, वरना उसमें रखना पड़ता। तो √3 इंटू √3 हो गया, 60/3 आ जाएगा 20। तो ई का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। तो इतना पार्ट 20 है। टावर की हाइट कौन सी होगी सी डी का मतलब टोटल हाइट में से इतना पार्ट नीचे का माइनस कर दो, तो 60 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 60 - 20 दैट इज़ 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और पार्ट में हमें दे रखा है पार्ट बी में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ये है बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब बिल्डिंग के टॉप के साथ बनने वाला नीचे से बनेगा फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए और ये है बिल्डिंग का टॉप सी, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री। ऑन मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स इट्स बेस, तो ए से 30 मीटर हम चले बिल्डिंग के बेस की तरफ, यहाँ पे पॉइंट डी तक, ये हमें डिस्टेंस दे दिया 30 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन वही इट्स बेस टू द पॉइंट बी, टुवर्ड्स इट्स बेस टू द पॉइंट बी। सो हमें पॉइंट बी यहाँ पे लेना पड़ेगा। डिस्टेंस 30 मीटर टुवर्ड्स इट्स बेस टू द पॉइंट बी, ये हमें पॉइंट बी लेना है। यहाँ पे फिर कुछ नहीं आना, हम डी दे देते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है पॉइंट बी पे वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट मतलब हमें सी डी का वैल्यू पूछा है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग that is CD, it is asked, and distance of the base from point A, AD का वैल्यू हमें पूछा है, बेस का पॉइंट A से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं पहले लेट बी डी इज इक्वल्स टू एक्स, बी डी का वैल्यू हमने एक्स ले लिया। ठीक है, सो ट्राइंगल बी डी सी में tan 45 यूज करेंगे। tan 45 होता है अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सी डी हाइट है उसकी और डी बी का वैल्यू हमने x लिया, इसका मतलब सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा x मीटर। तो सी डी भी यहाँ पे हमारा कितना हो गया x हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। फिर से tan का फॉर्मूला tan 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यहाँ पे अब x हो गया। बेस में बेस का वैल्यू a से लेके d तक का वैल्यू कितना होगा, जब ये इतना पार्ट x है b से a तक 30 है, टोटल कितना हो जाएगा 30 + x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन 30 + x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 + x इक्वल्स टू √3x, हैंस 30 इक्वल्स टू √3x - x। कॉमन ले लो x को, तो √3 - 1 बचेगा। सो 30 इक्वल्स टू x इन अपॉन, इसको x इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 - 1 कर लो। ठीक है, इसके बाद जैसे हम रेशनलाइज कर रहे थे वैसे इसमें भी कर लो। सो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 डिवाइड में बनेगा √3 होल स्क्वायर - 1 होल स्क्वायर, a - b a + b। सो 30 इंटू √3 + 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, सो 30 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 30 को 2 से डिवाइड किया 15, √3 + 1। अब √3 का हमें वैल्यू कितना दे रखा है, ये सब x का वैल्यू आ रहा है, तो √3 का वैल्यू हमें दे रखा है 1.732 + 1,
तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस होगा तो 2.732, 15 से इंटू करो, 40.980 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्चुअल में, तो एक्स हमारा किसका वैल्यू था, सी डी का वैल्यू। तो यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 40.980 मीटर। उसके बाद हमें ए डी का भी वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में। सो ए डी हमारा किसका इक्वल था, 30 प्लस एक्स के इक्वल था, ठीक है। और 30 प्लस एक्स का वैल्यू देखो हमने कहीं पे लिखा है, 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3x, या फिर हम अभी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया था 40.980, सो प्लस करोगे 30 प्लस 40 70.980 मीटर, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग के बेस से पॉइंट ए का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये तुम्हारा बीपीटी है, बीपीटी कहो चाहे थेल्स थ्योरम कहो, तो ये तो पढ़ना ही है तुम्हें। और स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ो कि क्या स्टेटमेंट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखना होता है वहाँ पे। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, अ सर्कल प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, ठीक है वो सब यहाँ पे दे रखा है। इसको मैं डायरेक्ट ही करवाऊँगा। ए एन ओ का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तुम्हें 30 डिग्री, तो दूसरी तरफ वाला एंगल भी 30 होता है अगर, क्योंकि वो टेंजेंट्स हैं। ओ ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये दोनों एंगल तो हो गए 30 डिग्री के तुम्हारे। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होता है ए के ऊपर, 90 का, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना बचेगा, 60, इधर वाला भी 60। अब सेम प्रोसेस और भी कर सकते हैं हम, या एम और इस पॉइंट को अगर मैं कुछ पी नाम दे दूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे भी एंगल होता है 90 का, एक 90 है एक 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। इसको अब मैं वापस से रफ कर देता, यहाँ पे वाला एंगल भी 60। तो पहले कोई एंगल पूछा है तो वो तो आ ही जाएगा, एंगल ए ओ बी। देखो ए ओ बी का एंगल मतलब ये वाला पूरा टोटल एंगल 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। फाइंड द डिस्टेंस ए एन। अब हमें डिस्टेंस ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मेरा 90 का एंगल था, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, 30 का दे रखा था। तो ए एन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम देखो, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ 90 का एंगल, यहाँ पे एन, और ये दे रखा है 30 डिग्री। और ओ ए की वैल्यू तुम्हें 5 गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें ए एन का वैल्यू पूछा है, यानी हमें बेस का वैल्यू पूछा है, तो 10/30 का फॉर्मूला यूज करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10/30 होता है 1/√3 इक्वल्स में 5 अपॉन ए एन, सो ए एन विल बी इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ द कोड, कोड नहीं सॉरी, ये तो टेंजेंट्स हैं, एन ए एन बी। एन ए और एन बी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों की लेंथ कितनी आएगी, 5√3 सेंटीमीटर ही आएगा। कोड ए बी का लेंथ अब हमें पूछा है, तो कोड ए बी का लेंथ के लिए देखो, ओ ए का वैल्यू हमें 5 दे रखा, यहाँ पे एंगल कितना था 90, और ये अभी हमने पहले कैलकुलेट करके देखा था, ये कितना आया था 60 डिग्री। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ एंगल है 60, ये पॉइंट है हमारा एम, और यहाँ पॉइंट ओ है, यहाँ है पॉइंट ए। ओ ए का वैल्यू 5 दिया है, मुझे ए एम का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो 60 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया,
सो साइन 60 यूज करेंगे. साइन 60 विल बी ए एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 5. साइन 60 हो गया √3/2 ए एम अपॉन 5. सो ए एम विल बी इक्वल्स टू 5√3 डिवाइडेड बाई 2. क्योंकि कोड जो है ए एम का ही ट्वाइस हो जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ 5√3/2. 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 5√3 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट दिया है एंगल ए एन ओ इज़ 45. अगर ए एन ओ जो है वो कह रहा है 30 की जगह पे ये वाला एंगल अगर हो जाता हमारा 45 हो जाता, तो ये एंगल भी कितना बनता है यहाँ पे 45 बनता. तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता 90. तो देखो यहाँ पे भी एंगल 90 का, ये एंगल भी 90 का. अब पूछा है द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए एन बी. ओ ए एन बी, तो जब एक एंगल 90, एक 90, ये तीसरा भी 90, तो यहाँ पे भी एंगल कितने का बनता है 90 का. जब चारों एंगल 90 के हो जाते, ठीक है, चारों एंगल 90 के, और उसमें से क्वाड्रिलेटरल, वो टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ओ एन बी, तो चारों एंगल 90 के हैं, तो हमारे पास में उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं हो रही है वैसे इस क्वेश्चन में. जैसे अगर डायग्राम बनाए तो जैसे कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता. एन क्योंकि एंगल 90 के करने थे, ये वाला एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का, यहाँ पे ओ ए बी. इसके बाद हमारे पास में ए एन का लेंथ क्योंकि एन बी के इक्वल है, और ओ ए का लेंथ ओ बी के इक्वल है. तो चारों एंगल 90 के हैं, तब तो होना चाहिए कि वो रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स तो यहाँ पे इक्वल होनी पड़ेगी. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल इन लेंथ. अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ. ठीक है. तो इसका मतलब हमारा सो ए एन मस्ट बी इक्वल्स टू ओ बी. ठीक है. लेकिन इनकी वैल्यूज़ हमारी इक्वल, सॉरी, अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल इन लेंथ, इसका मतलब हो गया ए एन किसके इक्वल होना पड़ेगा फिर ओ बी के. वो ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा बी एन के. ये हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, लेकिन ए एन हमारा किसके इक्वल है बी एन के इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल टेंजेंट्स थी ए एन और बी एन. अब ये ए एन ओ बी के भी इक्वल, इसके भी इक्वल, तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई. जब चारों साइड आपस में इक्वल है, एंगल 90 का है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा सो ओ ए एन बी इज स्क्वायर. अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है. नेक्स्ट केस स्टडी बेस का सेकेंड क्वेश्चन. अ वुडन टो इज शोन इन द पिक्चर. दिस इज अ क्यूबॉइडल वुडन block of dimension 14, 17 and 4 centimeter. On its top there are 7 cylindrical hollows for beads to fit it. 7 होलो सिलेंडर बनाए हुए हैं इसके टॉप के ऊपर, और सिलेंडर का हाइट 3 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. पहले हमें बेस उसका क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ था. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड carved out to make one cylindrical hollow. तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 37, रिक्वायर्ड वॉल्यूम. एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर का वैल्यू हमें क्योंकि कितना दे रखा है यहाँ पे पाई, आर का वैल्यू सिलेंडर के लिए दे रखा है 2, एच का वैल्यू दे रखा है 3. सो पाई का वैल्यू 3.14 रख देते हैं. 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाई 2.
सो 6.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया एक सिलेंड्रिकल होलो का वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू पेंट इट विथ ग्रीन कलर। लेटरल सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का अगर हमें निकालना होता है तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, उसमें से ऊपर वाले टॉप के एरिया को माइनस कर दो L इंटू बी को। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच माइनस एल बी। तो ये बस अब चेंज हो जाता है, 2LB में से LB जाता है तो LB प्लस प्राइस ऑफ BH प्लस LH। तो L इंटू बी, L का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, L का वैल्यू 14, B का वैल्यू 17, H का वैल्यू 4। तो पुट कर दो 14 इंटू 17 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसमें B की जगह आ जाएगा 17 इंटू 4 प्लस में 14 इंटू 4। तो सॉल्व कर लो, 238, 56, 238 प्लस ट्वाइस ऑफ 124, तो 238 प्लस 248, तो ये प्लस होके बन जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया निकालना था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द रिमेनिंग क्यूबॉइड आफ्टर कार्विंग आउट 7 सिलिंड्रिकल होलोज। तो थर्ड का पार्ट ए, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो रिमेनिंग वॉल्यूम के लिए पहले तुम्हें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है LBH, उसमें से 7 सिलेंडर हमने वॉल्यूम माइनस किया, एक का वॉल्यूम हमने पहले निकाला था 6.28। LBH का वैल्यू लिख दो 17 इंटू 14 इंटू 4 माइनस इसको इंटू करोगे 7 8 56, 43.96, इनको मल्टीप्लाई करो 17 इंटू 14 238, 4 से इंटू करोगे तो 952, तो 952 माइनस 43.96, तो माइनस कर दो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 4 0 एंड 908.04 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था वो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी में हमें पूछा है वॉल में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड टू बी पेंटेड येलो। टॉप को हमें येलो कलर से पेंट करना है, उसका सरफेस एरिया बताओ। तो देखो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, टॉप का एरिया कितना था एक्चुअल में बताओ LB, उसमें से हमने क्या माइनस किए, सिलेंडर हटाए, लेकिन सिलेंडर हटने से एक्चुअल में टॉप में से तो एक सर्कल सा हटाए केवल, इसका मतलब 7 सर्कल्स का एरिया माइनस हो जाएगा। तो L का वैल्यू था 17 इंटू 14 माइनस 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लो। R का वैल्यू हमें कितना दे रखा था 3 दे रखा था, सॉरी 2 दे रखा था, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अच्छा इसको 3.14 ही लो फिर, सॉरी 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 7 से 7 कैंसिल, तो यह आया था 238 माइनस 22 4 जा 88, इसको माइनस कर दो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा